वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल मूवी जो कि एक ऐसे इंसान की रियल लाइफ पर आधारित है जिनके बारे में जानना न सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए जरूरी है कि ऐसा भी एक इंसान इस दुनिया में रहा था। तमिलनाडु में जन्मे एक मैथमेटिक्स जीनियस की कहानी हम आज लेकर आए हैं और इस मूवी को देखकर जरूर हम सभी प्राउड फील करेंगे कि ये इंसान इस देश में जन्मा और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। जब इंडिया में ब्रिटिश राज चल रहा था तब मैथमेटिक्स में इनकी एडवांस नॉलेज देखकर ब्रिटिशर्स दंग रह गए थे। अब तक आप में से कुछ को तो पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की मूवी आधारित है इंडिया में ही नहीं दुनिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में जिनका नाम लिया जाता है उनकी लाइफ पर। इनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन और इनकी लाइफ पर आधारित आज की मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1920 में जब इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज को दिखाया जाता है। वहाँ के एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर को दिखाते हैं जिनका नाम है हार्डी। इन्होंने मैथमेटिक्स में कई थ्योरम्स और फॉर्मूलाज को जन्म दिया और बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन है। तो वो एक लेटर लिख रहे होते हैं जिसमें वो रामानुजन का जिक्र करते हैं और लिखते हैं रामानुजन एक इंडियन है। एक ब्रिटिश और इंडियन मैथमेटिशियन के साथ मिलकर काम करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन रामानुजन जैसे जीनियस के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। यहाँ पे सीन होता है कट और 1940 में मद्रास के एक मंदिर को दिखाते हैं। मंदिर के फर्श पर बहुत देर से एक यंग आदमी मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। यही है दोस्तों अपना रामानुजन। एक और रामानुजन को भगवान पर बहुत विश्वास है तो दूसरी ओर मैथमेटिक्स में वो कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व कर सकता है। इतना टैलेंटेड बताओ। लेकिन उस जमाने की बात है और उस टाउन में रामानुजन के मैथमेटिक्स को कोई समझ नहीं पाता था। उसके दिमाग में मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आते जिन्हें समझने की काबिलियत किसी में नहीं थी। शायद इसी वजह से कोई उसकी अहमियत को समझ नहीं पाया और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन वो हार नहीं मानता है और लगातार नौकरी के लिए कोशिश करता रहता है। तो एक दिन वो एक गोरे से नौकरी मांगने जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा, और हाँ मैं तुम्हें कहीं और नौकरी के लिए रिकमेंडेशन लेटर दे सकता हूँ वैसे। लेकिन रामानुजन कहता है कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं, नौकरी की जरूरत है। मेरा एक परिवार है और हम गरीबी में जी रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर तो सब दे देते हैं लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों वो गोरा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसके मुंह पे कह देता है कि यहाँ से निकल जाओ। बेचारा रामानुजन उदास होकर अपने छोटे से कमरे में आता है जिसे वो एक फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा था। वो बड़बड़ाता है कि लगता है मैं गैलीलियो की तरह गरीबी में मर जाऊंगा। तो फ्रेंड पूछता है कि भाई क्या हो गया। रामानुजन कहता है कि यहाँ कोई मुझे नौकरी देने को तैयार ही नहीं है यार, सब मुझे पागल समझते हैं। तो दोस्तों उसका फ्रेंड उसको थोड़ा मोटिवेट करता है कि पगलू पागल तू नहीं है, पागल हम सब हैं जो तेरी मैथमेटिक्स समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन तेरे मैथमेटिक्स को समझने वाला इंसान जरूर कोई होगा और वो जल्दी तुझे मिल जाएगा। फिर देखना तो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अगले दिन भी दोस्तों रामानुजन फिर नौकरी की तलाश में निकलता है। तब उसकी मुलाकात नारायण नाम के एक बुजुर्ग से होती है। वो रामानुजन के फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को देखता है। हाँ उसकी कुछ समझ में तो नहीं आता लेकिन वो इतना जरूर जान जाता है कि इस लड़के के अंदर कुछ तो अलग टैलेंट जरूर है, इसलिए वो रामानुजन को नौकरी दे देता है। उसी शाम की बात है, नारायण रामानुजन को अपने बॉस के पास लेकर जाता है जिसका नाम है फ्रांसिस। वो फ्रांसिस को बताता है कि इस लड़के का नाम रामानुजन है और इसी को मैंने हमारी ऑफिस में नए क्लर्क के तौर पर अपॉइंट किया है। तो फ्रांसिस कहता है देखकर तो लगता नहीं कि ये हमारा काम कर पाएगा। तो रामानुजन झट से कह देता है कि सर आप मुझे एक मामूली कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं लेकिन मैं हीरा हूँ। इस तरह दोस्तों रामानुजन अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो किसी पंच डायलॉग से कम नहीं होता। पर वो भी कहता है मतलब वो फ्रांसिस कि बेटा बातों से यहाँ काम नहीं चलता, जी लगाकर काम करना होगा। कहकर वो रामानुजन की नौकरी पक्की कर देता है और नौकरी मिलने की खुशी में वो सबसे पहले अपनी माँ और वाइफ को मद्रास बुला लेता है और फिर वो एक भाड़े के घर में रहने लगते हैं। माँ तो आते ही किचन को ढूंढती है। दूसरी ओर रामानुजन कई दिन के बाद अपनी वाइफ जानकी को देख रहा होता है। दोनों ऐसे शर्मा कर खड़े होते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। उस जमाने में हाँ दोस्तों शायद ऐसा होता था कि पति और पत्नी को एक दूसरे से बात करने में मतलब उतने मौके नहीं मिलते थे दोनों को, इसलिए थोड़ा झंझट होता था। लेकिन आज का जमाना, आज की बात ही क्या करनी वैसे, खैर छोड़ो। रामानुजन भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता और कहता है मुझे काम पे जाना है, शाम को तुमसे मिल लूंगा। कहकर वो निकल जाता है। उस दिन दोस्तों ऑफिस में रामानुजन अकाउंटिंग कर रहा होता है। तब नारायण आकर कहता है कि अरे तुम बिना एबेकस के कैलकुलेट कैसे कर पा रहे हो। एबेकस एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसे आज भी लोग यूज करते हैं वैसे। पर रामानुजन कहता है कि मेरा दिमाग इससे भी तेज है। नारायण तो चौंक कर कहता है वो तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी एबेकस को टेबल पर रख लो क्योंकि जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग वालों को ना यहाँ लोग बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन रामानुजन के लिखे हुए फॉर्मूलाज देखकर वो कहता है कि तुम तो नए फॉर्मूलाज क्रिएट कर रहे हो, वाह तुम्हारी इंटेलिजेंस की दाद देनी पड़ेगी बेटा। लेकिन क्या है ना यहाँ पेपर की कमी है, तो आइंदा कभी भी खुद के काम के लिए पेपर का इस्तेमाल करना हो तो गोडाउन में वन साइड वाला प्लेन पेपर होगा उसको ले लेना। उस रात दोस्तों रामानुजन घर नहीं आता तो जानकी परेशान हो जाती है कि उन्होंने कहा था घर आ जाऊंगा रात को लेकिन नहीं आए।
दूसरी ओर नारायण रामानुजन से कहता है कि बेटा तुम जो ये नए नए फॉर्मूलाज को क्रिएट करते हो ना, इन्हें यहाँ कोई नहीं समझ सकता। इनको ले जाकर तुम किसी बड़े मैथमेटिशियन को दिखाओ, तब जाकर तुम्हारे टैलेंट को मान्यता मिलेगी। रामानुजन कहता है मैं पूरे मद्रास में घूम चुका हूँ और कई मैथमेटिशियन को ये सब दिखा भी चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझना ही नहीं चाहता। तो नारायण कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये मद्रास ही पूरी दुनिया है? अरे मद्रास से बाहर भी एक दुनिया है बेटा, तुम इंग्लैंड क्यों नहीं जाते? इतने में रामानुजन को ढूंढते ढूंढते जानकी वहाँ पे आ जाती है और पूछती है अरे आप घर क्यों नहीं आना चाहते हो? तो नारायण कहता है कि माफ कर दो बेटी, आज तक की बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज ये घर नहीं आया इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ, प्लीज कहकर नारायण चला जाता है। अब जानकी रामानुजन से पूछती है क्या आपको इंसानों से ज्यादा नंबर से प्यार है? मुझसे प्यार नहीं है? रामानुजन कहता है ऐसा नहीं है, तुम मुझे उससे भी ज्यादा प्यारी हो और आइंदा ऐसा नहीं होगा, चलो घर चलते हैं। तब जानकी रामानुजन की डायरी देखती है और पर पूछती है इसमें ये क्या क्या लिख रखा है आपने? तो रामानुजन कहता है ये भी एक तरह की पेंटिंग है, लेकिन इसमें रंग नहीं है और ना ही कोई शेप्स है। इसकी खूबसूरती को सराहने के लिए इसे समझने की जरूरत है और इसको समझने वाला इंसान इस दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर होगा। मैं उसी को ढूंढ निकालना चाहता हूँ। क्या है ना, मैथमेटिक्स ही मेरी दुनिया है, कहकर वो अपने मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज और थ्योरम्स के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। तो जानकी पूछती है कि मैं आपकी इन पेंटिंग्स को समझना चाहती हूँ, मुझे समझाओ। रामानुजन झट से मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर कहता है इसमें रेत के क्रिस्टल्स हैं, लेकिन सिर्फ इसको देखने से इसे फील नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह हमारे इर्द गिर्द ऐसी कई चीजें हैं और हर चीज का अपना एक अलग ही गुण होता है। उसी तरह मैथमेटिक्स का भी अपना अलग ही गुण है। उसके पैटर्न्स और उसके स्ट्रक्चर्स को मैं देख पाता हूँ, लेकिन उसे शब्दों में कैसे बताऊं ये मेरे समझ में नहीं आता। दोस्तों आगे अगले दिन रामानुजन अपनी माँ से लंदन जाने की बातें करता है, तो वो तुरंत गुस्सा होकर कहती कि देखो बेटा हम ब्राह्मण हैं, सागर पार करके कहीं भी जाना हमारी परंपरा के खिलाफ है। और जब नारायण को ये पता चलता है तो वो रामानुजन को समझाता है कि तुम्हारी ये फाइंडिंग्स, ये फॉर्मूलाज तुम्हारे साथ मिट न जाएं, इसलिए जरूरी है कि कहीं न कहीं से पब्लिश करो। इन गोरों को भी तो पता चले कि इंडियंस किसी भी मायने में उनसे जरा भी कम नहीं है। और यहाँ पे रामानुजन फैसला कर लेता है कि वो अपनी फाइंडिंग्स को जरूर पब्लिश करवाएगा। फिर वो अपने बॉस फ्रांसिस की मदद से ट्रिनिटी कॉलेज के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम हार्डी है उसे एक खत लिखता है। उसमें रामानुजन ने अपना जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना, उसे पढ़कर हार्डी इतना इंप्रेस हो जाता है कि क्या कहें। रामानुजन ने लिखा होता है कि मैं इंडिया के एक ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मामूली सा क्लर्क हूँ। और दोस्तों अपने लेटर के साथ उसने मैथमेटिक्स में अपनी फाइंडिंग्स भी अटैच की होती है, जिनको देखकर हार्डी बौखला जाता है। रामानुजन ने लिखा होता है कि नेगेटिव नंबर्स के लिए मैं गामा फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, और हार्डी इसलिए चौंक जाता है क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल ही नहीं है। और वो खुद में सोचता है कि मैं इस बात का विश्वास कभी नहीं करूंगा, और मुझे लगता ही नहीं कि ये खत इंडिया से आया है, कि जरूर उस लिटिल वुड का ही काम होगा जो इस तरह की इम्पॉसिबल बातें लिखकर मेरे साथ मजाक कर रहा है। लिटिल वुड असल में दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी का एक और मैथमेटिक्स प्रोफेसर है, हार्डी का काफी अच्छा दोस्त भी है। अगले सीन में दोनों टेनिस खेल रहे होते हैं और तब हार्डी कहता है मुझे पता है तुमने ही वो लेटर मुझे भेजा है, फिर मजाक कर रहे हो, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें वो इंडिया के स्टैम्प्स कहाँ से मिले? पर लिटिल वुड पूछता है ये तुम किस लेटर की बात कर रहे हो और कैसा स्टैम्प? तब जाकर हार्डी रियलाइज करता है कि लिटिल वुड ने लेटर नहीं लिखा, बल्कि वो लेटर सच में इंडिया से आया है। और अब वो उस लेटर को और ध्यान से पढ़ता है। उसमें मैथमेटिक्स की जो गहराइयों से जानकारी रामानुजन ने लिखी होती है ना, उसको देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अगले सीन में वहाँ के बेस्ट मैथमेटिशियन की एक मीटिंग होती है। तब हार्डी लिटिल वुड को अलग में लेकर जाकर रामानुजन का लेटर दिखाता है, और लिटिल वुड भी दोस्तों हार्डी की तरह चौंक जाता है कि ये तो इनफाइनाइट सीरीज है। वो कौन जीनियस है जिसने ये लिखा हुआ है, और तो और इन फॉर्मूलाज में जो बताया गया है वो तो शायद अब तक डिफाइन किए गए मैथमेटिक्स के दायरे से बाहर है। कौन है ये रामानुजन? वैसे इसमें जो लिखा है वो गलत भी तो हो सकता है। हार्डी कहता है हाँ गलत हो सकता है, लेकिन उसे गलत साबित करने के लिए भी तो हमें इसे समझना पड़ेगा ना, और इसे गलत साबित करने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन अगर ये सही निकला तो सोचो क्या होगा। लिटिल वुड कहता है कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो, अब क्या करें? हार्डी कहता है वही करेंगे जो ठीक है, हम रामानुजन को यहाँ बुलाएंगे और वो खुद अपनी फाइंडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो जब रामानुजन को हार्डी का लेटर मिलता है ना दोस्तों, वो बड़ा खुश होता है जैसे कि उसको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल चुकी हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपनी माँ और जानकी को कन्विंस करना। पहले तो वो जानकी को बीच पर लेकर जाकर उसे शांति से समझाता है कि देखो यार लंदन जाने का मौका मिला है मुझे। शुरू में तो जानकी नहीं मानती, लेकिन रामानुजन को मैथमेटिक्स से जो प्यार है उससे जानकी बखूबी जानती है, और आखिर वो रामानुजन के लंदन जाने के लिए मान जाती है। फिर रामानुजन अपनी शिखा कटवा लेता है और माँ को बता देता है कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। माँ फिर भड़क जाती है और उल्टा जानकी को दोष देती है कि जरूर इसी ने तुम्हें जाने को कहा होगा। तो रामानुजन कहता है कि नहीं माँ, वो तो खुद मुझे जाने से मना कर रही थी। देखो मैथमेटिक्स मेरी लाइफ है और अपने टैलेंट को, अपने फॉर्मूलाज को दुनिया को दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है, इसे मैं गंवाना नहीं चाहूंगा। और फिर कोई रास्ता न पाकर माँ भी मान जाती है। दोस्तों रामानुजन शिप में लंदन जाने के लिए तैयार होता है और तब उसकी माँ कहती कि बेटा तुम विदेश जा रहे हो,
लेकिन किसी भी हालात में हमारी रीति रिवाज कभी मत भूलना। रोज भगवान की पूजा करना, मांस को हाथ मत लगाना कतई ना। तो रामानुजन कहता है ठीक है माँ, और फिर वो माँ का आशीर्वाद लेकर मुड़ता है तो दूसरी ओर उसकी वाइफ उसका आशीर्वाद ले लेती है। फिर रामानुजन एक बोट में चढ़कर शिप की ओर जाने लगता है। अगले सीन में दोस्तों, वेलकम यू इन इंग्लैंड। रामानुजन पहुंच चुका है इंग्लैंड में और उस बड़ी यूनिवर्सिटी में कदम रखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि इस दुनिया के कई इंटेलेक्चुअल्स, बेस्ट मैथमेटिशियन यहाँ या तो पढ़े या काम कर चुके हैं। इतने में लिटिल वुड आ जाता है और पूछता है तुम ही रामानुजन हो ना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहकर वो रामानुजन को अंदर लेकर जाता है। फिर एक जगह पे रामानुजन एक पेड़ को देखकर रुक जाता है तो लिटिल वुड कहता है तुम जरूर इस पेड़ को पहचान गए होंगे, इसी पेड़ के नीचे बैठकर न्यूटन के सर पे वो एप्पल गिरा था। उसके बाद ही न्यूटन ने ग्रेविटी का पता लगाया। फिर अगले सीन में कॉलेज के एक बड़े हॉल को दिखाते हैं जहाँ कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स रामानुजन का इंतजार कर रहे होते हैं। तब एक प्रोफेसर हार्डी से पूछता है कि हम पहले से बहुत ही फंड्स खर्च करके कई इंडियंस को यहाँ पर लेकर आए, लेकिन उनमें इतना दिमाग ही नहीं है कि वो हमारी लेवल की फाइंडिंग्स को समझे। ऐसे में एक और इंडियन को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? तो हार्डी उसे बताता है कि रामानुजन उन लोगों की तरह नहीं है, वो एक जीनियस मालूम होता है। लेकिन वो प्रोफेसर कहता है कि ये आप कैसे कह सकते हैं, हमने उसकी सारी फाइंडिंग्स को अच्छे से पढ़ा और चेक भी किया, काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन उसके फॉर्मूलाज सही है, इसका प्रूफ कहाँ है? तो हार्डी कहता है कि उन फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए ही तो रामानुजन को यहाँ बुलाया गया है। और तब रामानुजन वहाँ पर आता है और सभी चुप, एकदम से चुप। हार्डी रामानुजन के पास जाकर कहता है कि आओ रामानुजन, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, कल सुबह 10 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ बातें करेंगे। बस इतना कहकर हार्डी वहाँ से चला जाता है। रामानुजन को वहाँ रहने के लिए कमरा दिया जाता है बढ़िया वाला। उस कमरे में प्लेन पेपर्स का गट्ठा पड़ा होता है। एक और इंडिया में पेपर्स की कमी थी, लेकिन यहाँ देखो इतने सारे पेपर्स रखवाए गए हैं और लिखने के लिए पेन और सारी सुविधाएं होती है, जिनको देखकर रामानुजन को बड़ी खुशी होती है। फिर वो अपनी पेटी खोलकर भगवान की मूर्तियां निकाल कर बाहर रखता है, उन्हें अच्छे से साफ करके अरेंज कर देता है। अगली सुबह वही पूजा पाठ करके जल्दी जल्दी हार्डी से मिलने जाता है। उससे पता नहीं होता कि हार्डी का ऑफिस कहाँ पर है, देर भी हो रही होती है, तो वो घास पर भागने लगता है। ये देखकर वहाँ का एक बुजुर्ग प्रोफेसर कहता है तुम्हें इस घास पर चलने की इजाजत नहीं है, इस पर सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में फेलोशिप जीतने वाले चल सकते हैं। तो रामानुजन कहता है कि सॉरी, मैं जल्दी में हूँ, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, मुझे प्रोफेसर हार्डी के ऑफिस में जाना है, बता सकते हो कहाँ पे? तो वो कह देता है हार्डी का ऑफिस उस तरफ है। और वैसे तुम्हारे माथे पे जो डिजाइन बना है वो क्या है? तो रामानुजन ने माथे पे तिलक लगाया होता है, जिसे वो तुरंत मिटा भी देता है और जल्दी से हार्डी के ऑफिस में पहुंचता है। वहाँ पे लिटिल वुड भी होता है। हार्डी कहता है कि रामानुजन, तुम्हें इस कॉलेज में कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे। रामानुजन कहता है कि मैं यहाँ लेक्चर अटेंड करने नहीं, बल्कि अपनी मैथमेटिक्स फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाने आया हूँ। हार्डी कहता है बात तो ठीक है रामानुजन, लेकिन तुम्हारी किसी भी फाइंडिंग्स का कोई प्रूफ नहीं है, किसी फॉर्मूला को प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं है, और उसी के लिए तुम्हें इन लेक्चर्स को अटेंड करना होगा ताकि तुम अपने उन फॉर्मूलाज को प्रूव कर सको। और हाँ, जब तक तुम यहाँ पे हो प्लीज गलती से भी तमिल में एक भी शब्द मत बोल लेना, सिर्फ इंग्लिश में बोलना। तो रामानुजन भी स्माइल करते हुए मन ही मन सोच लेता है कि वाह भाई, आप लोगों को इंडिया की भाषा नहीं चाहिए, लेकिन एक इंडियन का मैथमेटिक्स चाहिए। वाह। फिर रामानुजन उन्हें अपनी डायरी निकाल कर देता है और कहता है कि मैंने इनफाइनाइट सीरीज का एग्जैक्ट प्राइम नंबर्स का भी पता लगा लिया है। वो तो बौखला जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हाँ दोस्तों, उस डायरी में रामानुजन ने उस सीरीज के प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं, जिसको देखकर हार्डी और लिटिल वुड के समझ में नहीं आता कि उसे कैसे वेरीफाई करें, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए एक पूरी उम्र लग जाएगी। रामानुजन कहता है कि एक नहीं सर, 2 उम्र का टाइम लग जाएगा। कहकर वो उनको एक और डायरी थमा देता है। हार्डी और लिटिल वुड के मुंह देखने लायक होते हैं, खुले के खुले रह जाते हैं कि ये इंसान है या मैथमेटिक्स का भगवान। फिर यूनिवर्सिटी में डिनर होता है, जहाँ एक प्रोफेसर हार्डी से पूछता है कि इस रामानुजन की फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने में आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, शायद तब भी आप उसे पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, ऐसे में आप उसके काम में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हार्डी कहता है आपकी बात सही है, लेकिन सोचो, अगर मुझे पता चल गया कि अगले 10 मिनटों में तुम मर जाओगे, तो मुझे इस बात का दुख तो होगा ही कि तुम मरने वाले हो, लेकिन साथ ही इस बात का सेटिस्फेक्शन भी होगा कि मुझे वो बात पहले से पता चल गई थी। रामानुजन की फाइंडिंग्स के मामले में भी यही मेरी राय है, क्योंकि अगर मैं प्रूव कर पाया कि रामानुजन की फॉर्मूला सही है, तो वो काफी होगा मेरी आत्मा की शांति के लिए। अभी ना सही, लेकिन कभी न कभी तो आप लोग समझ जाएंगे कि रामानुजन कैसा असाधारण जीनियस है। मैं तो उसे हमारे कॉलेज के फेलोशिप के लिए भी रिकमेंड करने वाला हूँ। लिटिल वुड कहता है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में कभी किसी इंडियन को फेलोशिप नहीं दिया गया और ना ही आगे किसी इंडियन को देंगे। तब वहाँ पे रामानुजन आता है और सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इज्जत के साथ उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए सर, क्या आप ही वो जीनियस है जो प्राइम नंबर थ्योरी पर काम कर रहे हैं? वो बड़े प्यार से रामानुजन को अपने बीच बैठाकर उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वहाँ डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन सब कुछ नॉन वेजिटेरियन होता है और रामानुजन नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, तो वो उठकर चला जाता है। ये देखकर हार्डी भी बाहर आकर कहता है कि यहाँ सब तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, जरा भी संकोच मत करना। अगले सीन में रामानुजन एक प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड कर रहा होता है। सभी नोट्स ले रहे होते हैं, लेकिन रामानुजन बिना कुछ नोट डाउन किए
लेक्चर को आराम से सुन रहा होता है। अब ये देखने के बाद प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि अगर तुम्हें नोट्स लेने की जरूरत ही नहीं है तो जरूर तुम मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होंगे, है ना? आओ जरा आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। अब दोस्तों उसे नहीं पता था कि रामानुजन अपने खुद के फॉर्मूले के जरिए उस प्रॉब्लम को 2 सेकंड में सॉल्व कर देगा। उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर क्लास के बाद जब सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो वो रामानुजन से पूछता है कि तुम खुद को समझते क्या हो? यहाँ कर सीखने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। जाओ जाकर अपने वेल विशर हार्डी को बता दो कि मैंने ऐसा कह दिया है तुम्हारे लिए। इस तरह वो रामानुजन की इंसल्ट करके उसको भेज देता है और इस तरह दोस्तों रामानुजन का पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो सोचता है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो प्रोफेसर ने मुझे इस तरह इंसल्ट किया। वो एक कमरे में पहुंचता है जहां इस कॉलेज के बड़े बड़े जीनियस और इंटेलेक्चुअल्स की मूर्तियां होती है। न्यूटन की मूर्ति देखकर वो बड़ा इंस्पायर होता है और सोच लेता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, मैं खुद को प्रूफ करके यहाँ से वापस जाऊंगा। वो हार्डी से मिलने जाता है और पूछता है कि आप मुझे ये लेक्चर्स अटेंड करने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप बस मेरी फाइंडिंग्स पब्लिश करवा दीजिए ना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हार्डी उसको समझाता है कि देखो बिना प्रूफ के मैं कुछ पब्लिश नहीं करवा सकता। तो रामानुजन कहता है मैं जानता हूँ आप लोग मेरी फाइंडिंग्स पब्लिश क्यों नहीं करना चाहते, इसलिए ना कि मैं एक इंडियन हूँ। रामानुजन का गुस्सा जायज भी है दोस्तों, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि एक गोरा होने के बावजूद हार्डी उसकी अहमियत को समझता है और उसकी भलाई के लिए ऐसा कह रहा है। रामानुजन को अपनी बात समझाने के लिए वो बोर्ड पर 2 मैथमेटिशियन के नाम लिखता है और बताता है कि ये दोनों 18वीं सेंचुरी के बहुत ही बड़े जीनियस थे। उनमें जो काबिलियत थी वो तुम्हारे अंदर मुझे नजर आती है। तुम्हारे अंदर मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज अपने आप जन्म लेते हैं जिन्हें तुम शब्दों के जरिए बता तक नहीं सकते। मैथमेटिक्स तुम्हारा नेचर है। जैसे म्यूजिशियंस दिमाग लगाकर सोच विचार करके राग नहीं बनाते, बल्कि वो नेचुरली उनके अंदर जन्म लेता है जिससे वो म्यूजिक के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे पास नंबर्स का वो टैलेंट है और तुम नंबर्स के साथ खेलते हो, इसीलिए तुम इतने सारे नए फॉर्मूलाज क्रिएट कर पा रहे हो। खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए तुम्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, अभी भी और बाद में भी, पर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं जो करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए करूंगा, इसलिए प्लीज उन लेक्चर्स को अटेंड करना मत छोड़ो। फिर वो रामानुजन को कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और बताता है कि इस कॉलेज में मिलने वाली फेलोशिप दुनिया भर में मशहूर है। इस कॉलेज की फेलोशिप जिसे मिलती है वो चाहे इस दुनिया से चला ही क्यों ना जाए, लेकिन उसका नाम इस कॉलेज में बरकरार रहता है। इसलिए मुझे अपनी फेलोशिप पर इतना गर्व है। यहाँ हजारों बुक्स हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है न्यूटन का लिखा हुआ बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसमें न्यूटन ने वो लिखा है जो उसने आंखों से देखा, लेकिन तुम जो लिख रहे हो उसे प्रैक्टिकली होते हुए कोई देख नहीं सकता। ऐसा एक बुक लिखने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी प्रूफ की। उसके बिना तुम चाहे जितने नए फॉर्मूलाज और थ्योरम्स लिख लो, उनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात को। और अगर तुम्हारी फाइंडिंग्स प्रूफ हो गई तो तुम्हारा बुक भी इस लाइब्रेरी में रखा जाएगा। इसलिए सब्र से काम लो, अच्छे से सोचो और फिर किसी नतीजे पे पहुंच जाओ। इतना कहकर दोस्तों हार्डी चला जाता है। रामानुजन भी उसकी बात मानकर लेक्चर्स अटेंड करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जानकी भी उसे लेटर भेजती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन रामानुजन के दिमाग में फॉर्मूलाज की जैसे नदी बह रही होती है और वो हर दिन नए नए फॉर्मूलाज लिखता जाता है। तो एक दिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसके दिमाग में आता है और उसे लिखकर वो तुरंत हार्डी को दिखाने चाहता है। पर हार्डी कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, प्लीज नए फॉर्मूलाज मत लिखो, इनका तब तक फायदा नहीं है जब तक इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। रामानुजन कहता है कि ये वैसा फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूले से पार्टीशन थ्योरी की सारी पॉसिबिलिटीज पता लगाई जा सकती हैं। लेकिन हार्डी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम अपने पेपर्स यहाँ रख कर जाओ, जब मुझे वक्त लगेगा मैं देख लूंगा। और सुनो, जाते जाते मेरा कोट लेकर जाओ, बाहर बहुत ठंड हो रही है और तुम हो कि यूं ही चले आए, बीमार पड़ जाओगे तो जल्दी निकलो यहाँ से। इस तरह वो काफी अच्छे से भी पेश आता है। लेकिन रामानुजन के जाने के बाद वो उसके फॉर्मूले को देखता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि इस पार्टीशन थ्योरी की फाइंडिंग्स के लिए मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल खर्च कर दिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन इस लड़के ने इतनी आसानी से इस फॉर्मूला के जरिए उसे सॉल्व कर दिया। इस यूनिवर्स की कठिन से कठिन मिस्ट्रीज को तोड़ने के लिए ही शायद भगवान ने रामानुजन को बनाया है। यहाँ से दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसा हार्डी ने कहा था, रामानुजन अब कई प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को अटेंड करना शुरू कर देता है। अब एक दिन की बात है, वो हार्डी के ऑफिस में कुछ पेपर्स को देखता है जिनमें रामानुजन के सारे फॉर्मूलाज को हार्डी ने प्रूफ करके रखा होता है। और ये देखकर रामानुजन को बड़ा गुस्सा आता है और वो सीधे हार्डी के पास जाकर पूछता है कि ये क्या है? जब आप मेरे फॉर्मूलाज को प्रूफ कर पाए तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मेरे फॉर्मूला सही है? क्या ये काफी नहीं है मेरे फॉर्मूलाज को पब्लिश करने के लिए? हार्डी एकदम शांत होकर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि प्लीज अपने फॉर्मूलाज को प्रूफ करो, ना कि नए नए फॉर्मूलाज लिखो, लेकिन तुमने अपने फॉर्मूलाज को सही प्रूफ करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। तुम बस अपने दिमाग में आते हुए फॉर्मूलाज को कागज पे उतार रहे हो। मुझे लगा मैंने बहुत इंतजार कर लिया, इसलिए मैंने खुद तुम्हारे फॉर्मूलाज को प्रैक्टिकली प्रूव करके ये पेपर लिखे। लो, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूलाज का बुक, और वो भी प्रूफ के साथ। ऐसे पब्लिश होता है बुक, समझे?
कहकर वो रामानुजन को बुक थमाकर चला जाता है। उस बुक में दोस्तों रामानुजन के फॉर्मूलाज होते हैं, जिसके जरिए हार्डी ने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन फॉर्मूलाज को प्रूव किया होता है। उस बुक के ऑथर के तौर पर हार्डी ने रामानुजन का नाम पब्लिश किया होता है और हार्डी कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें और आगे जाना है। कहकर वो चला जाता है और अपना पब्लिश्ड बुक देखकर रामानुजन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और तभी वो हार्डी को पूरी तरह समझ पाता है कि ये कितना महान इंसान है। इतने दिन हार्डी ने मेरी भलाई के लिए ही सोचा। और जब इस बुक की खबर इंडिया में उसकी माँ को पहुंचती है ना, तो वो बड़ा प्राउड फील करती है कि मेरे बेटे ने बुक लिखा। बताओ, नारायण इस बात के लिए जानकी को भी बधाई देता है, तो माँ कहती है बुक मेरे बेटे ने लिखी हुई है, आप इसे बधाई क्यों दे रहे? इस पे जानकी को गुस्सा आ जाता है। बाकी सब ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक दिन रामानुजन के साथी उसे जगा देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 डिक्लेयर हो चुका था। लिटिलवुड को भी युद्ध में जाने के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच रामानुजन नीचे आ रहा होता है कि तभी लिटिलवुड कह रहा होता है, रामानुजन के बुक में जो प्राइम नंबर सीरीज है उसमें मुझे एक गलती नजर आई है, उसे प्रूव करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। वहीं दोस्तों रामानुजन किसी और बात को लेकर परेशान होता है। असल में उसने सोचा था कि वो जानकी को भी यहाँ बुला लेगा, लेकिन अब युद्ध जो छिड़ गया है तो जानकी यहाँ कैसे आ पाएगी। और यहाँ जानकी रामानुजन के लिए एक आदमी से खत लिखवा रही होती है कि ये महज युद्ध हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जो आदमी खत लिखता है ना, वो भी जानकी को दिलासा देता है कि तुम जरूर रामानुजन से मिल जाओगी, हिम्मत रखो। रामानुजन चाहे दूर देश में हो, लेकिन उसका मैथमेटिक्स अब भी यहाँ के मंदिरों में बसा हुआ है। जानकी तुरंत मंदिर जाती है। शुरुआत में रामानुजन ने मंदिर के फर्श पे जो फॉर्मूलाज लिखे हुए थे वो सब वैसे के वैसे होते हैं, तो जानकी उन्हीं को देख रही होती है। उसे लगता है जैसे रामानुजन उसके सामने बैठा हुआ है। फिर वो लेटर लेकर घर आ जाती है और रामानुजन की माँ से कहती है इसे पोस्ट कर दीजिए माँ जी। वो पूछती है तुमने इसमें क्या लिखा हुआ है? असल में दोस्तों युद्ध के वक्त भी जानकी के वहाँ जाने का ऑप्शन है और इसीलिए जानकी ने लिखा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके पास जरूर आऊंगी। अब लेटर लेकर रामानुजन की माँ उसे पोस्ट करने के बजाय जानकी से छुपाकर उस लेटर को अपने एक बॉक्स में बंद कर देती है। वहाँ रामानुजन मार्केट जाता है, लेकिन पता चलता है कि वॉर की वजह से सब्जियां वगैरह नहीं मिल रही। वो पोस्ट ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ जानकी का कोई खत नहीं आया होता। रास्ते में 2 सोल्जर्स उसे पकड़कर पीटते भी हैं और उसकी इंसल्ट भी करते हैं कि ये इंडियन होकर हमारे बीच रहने आ गया, बताओ। रामानुजन ने जो थोड़ी बहुत सब्जियां ली थी वो भी नीचे गिरकर बर्बाद हो जाती है। जैसे तैसे बेचारा वापस आकर खाना पकाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में वो भी तोड़ फोड़ करने लगता है। दूसरी ओर सारे प्रोफेसर्स मिलकर लिटिलवुड को वॉर के लिए सेंड ऑफ करते हैं। अगले दिन हार्डी हाथ में कागज लिए कुछ प्रोफेसर से मिलने जाता है। काफी गुस्से में होता है वो। असल में इस वॉर का बहाना करके ये प्रोफेसर रामानुजन की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हार्डी उन पर काफी चिल्लाता भी है कि तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन रामानुजन जैसे जीनियस को कभी रोक नहीं पाओगे। असल में दोस्तों लिटिलवुड ने जाने से पहले हार्डी के लिए एक लेटर छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने रामानुजन की बुक को पढ़ा, उसके फॉर्मूलाज में कुछ गलतियां नजर आई थी मुझे, लेकिन अगर उन छोटी गलतियों को ठीक कर दिया जाए तो उसके फॉर्मूलाज इस दुनिया के मैथमेटिशियंस के लिए वरदान साबित होंगे। वॉर के बहाने कुछ प्रोफेसर्स उसकी तरक्की को रोकना चाहते हैं, तो आप कैसे भी करके उन्हें रोकें और रामानुजन की मदद करें। अगर रामानुजन कहीं मायूस हो गया तो नुकसान उसका नहीं, मैथमेटिक्स फील्ड का और हमारा नुकसान होगा। ऐसा जीनियस शायद ही दोबारा इस दुनिया में पैदा होगा। आप प्लीज रामानुजन की हिम्मत बढ़ाएं, उन प्रोफेसर्स को रोकें जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पढ़ने के बाद अगले दिन हार्डी रामानुजन को बुलाकर उसको साफ समझा देता है कि तुम्हारे फॉर्मूलाज में कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों के साथ ही मैंने उन्हें पब्लिश कर दिया। इसलिए मैं शुरू से कह रहा था कि अपने फॉर्मूलाज को तुम खुद प्रूव करो, लेकिन तुम नहीं माने और फॉर्मूला पे फॉर्मूला लिखते चले गए। इस वजह से यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से बाहर कर देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों की जरा भी फिक्र नहीं है। तुम तो बस लगे हुए हो नए नए फॉर्मूलाज लिखने में, जिन्हें जब तक प्रूव नहीं किया जा सकता उन्हें लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। अब रामानुजन उसकी बात को समझने के बजाय गुस्सा हो जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं नालायक हूँ? जब से यहाँ आया हूँ आप मुझे हमेशा से रोकना चाह रहे हैं, और आप रहते कैसे हो मिस्टर हार्डी? यहाँ ना तो किसी भगवान की फोटो, ना किसी आपके परिवार की फोटो। इस तरह वो हार्डी को थोड़ा पर्सनली हिट कर देता है, जिस पर हार्डी कहता है कि तुम्हें मुझे जज करने का हक किसने दिया बताओ? तुम बस ये अपने फॉर्मूलाज को जज करो, समझे? और अब जाओ यहाँ से। इस तरह जरा कठोर आवाज में कहकर वो रामानुजन को भेज देता है। रामानुजन भी गुस्से में उसी रात को अपने लिखे हुए सारे फॉर्मूलाज को सही साबित करने के लिए प्रूफ तैयार करता है। अगली सुबह हार्डी के ऑफिस में एक फाइल होती है जिसमें उन सारे फॉर्मूलाज के प्रूफ एकदम तैयार होते हैं, और आज हार्डी बड़ा खुश होता है कि आखिर रामानुजन सही रास्ते पे आ ही गया। वो रामानुजन से मिलने जाता है जो कि जरा बीमार है दोस्तों। यहाँ की ठंड उससे बर्दाश्त नहीं हो रही शायद। हार्डी कहता है कि इतने दिन में प्यार से मैं तुम्हें समझाता रहा, तुम नहीं माने, लगता है तुम्हें जरा डांट कर ही रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम सही रास्ते पे आओगे। खैर तुम्हारे प्रूफ एकदम सॉलिड है, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे नए फॉर्मूलाज पर काम करेंगे, ओके? अगले दिन हार्डी अपने दोस्त से रामानुजन के बारे में बात कर रहा होता है कि इतने दिन मैंने उसे कितना समझाया कि प्रूफ तैयार करो, लेकिन नहीं, वो नहीं माना। और एक दिन जो मैंने उसके साथ हार्श बिहेव किया ना गुस्से में आकर, तो उसने एक ही रात में सारे फॉर्मूलाज को प्रूव कर दिया।
और अगले दिन प्रूफ मेरे टेबल पर था। नहीं, पर लड़का सच में बहुत जीनियस है। तो उसका दोस्त कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने उसको ये सब करने पे मजबूर किया। हार्डी पूछता है ये तुम कह क्या रहे हो, मैंने ये सब उसके अच्छे के लिए किया था। पर दोस्त कहता है कि हाँ मानता हूँ उसके भले के लिए तुमने किया, लेकिन किसी को फोर्स करना गलत है, उसे अपने तरीके से काम करने दो हार्डी। इस तरह हार्डी को एडवाइस देकर वो चला जाता है। पर हार्डी जो कर रहा है उसकी सिर्फ एक ही वजह है, रामानुजन का टैलेंट उसी के साथ दबकर ना रह जाए, बल्कि हार्डी चाहता है कि दुनिया को पता चले कि रामानुजन भी कोई इंसान है, ताकि आगे चलकर उसके फॉर्मूलाज, उसके कॉन्सेप्ट्स, इन सभी से दुनिया फायदा उठाए और रामानुजन को पूरी मान्यता मिले जो कि वो डिजर्व करता है। फिर दोस्तों वो कॉलेज के हेड मतलब डीन से मिलता है और रामानुजन के बारे में काफी कुछ बताता है, लेकिन डीन को रामानुजन में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो जाने लगता है। हार्डी कहता है कि देखिए सर, आप रामानुजन की फाइंडिंग्स को नकार कर अच्छा नहीं कर रहे। आप कई दिनों से पार्टीशन थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाए, पर रामानुजन ने उसका फॉर्मूला ही क्रैक कर दिया है। डीन ये सुनकर तो चौंक जाता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हार्डी कहता है कि अगर वो आपके सामने उस सोल्यूशन को क्रैक कर दे तब तो आप मानेंगे ना। डीन कहता है कि वो भी देख लेंगे, उसको लेके आओ मेरे पास। अगले दिन दोस्तों हार्डी रामानुजन को डीन के पास लेकर जाता है। शुरू में तो डीन रामानुजन को छोटे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहता है, जैसे कि स्क्वायर रूट वगैरह। रामानुजन बड़ी आसानी से कर देता है। फिर वो डीन को एक नंबर देता है जिसका डीन स्क्वायर रूट सॉल्व करता है। फिर डीन कहता है कि ये तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन तुमने अपने फॉर्मूलाज में जो प्राइम नंबर सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश की है वो गलत निकला। ऐसे में तुम पार्टीशन सीरीज जैसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ। तो रामानुजन कहता है ऐसा नहीं है सर, मेरे फॉर्मूलाज के जरिए मैं किसी भी नंबर का पार्टीशन सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो डीन कहता है कि अच्छा, तुम देख लेना, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर वापस इंडिया ना भेजा ना तो मैं भी इस कॉलेज का डीन नहीं। चलो बताओ तुम किस बड़े वैल्यू का पार्टीशन करके दिखाने वाले हो। मैथमेटिक्स में पार्टीशन करने में सबसे मुश्किल नंबर होता है जैसे P of 2000, जिसे P of 200 कहा जाता है। तो रामानुजन कहता है कि मैं उसका पार्टीशन करके दिखाऊंगा। सुनकर डीन बौखला जाता है दोस्तों। उसी रात रामानुजन अपने फॉर्मूला के जरिए P of 200 का पार्टीशन सीरीज लिख देता है। फिर वो और हार्डी डीन से मिलने जाते हैं। डीन तो रामानुजन का मजाक उड़ाता है कि क्यों बेटा, इंडिया वापस लौटने का टिकट बुक कर लिया ना। और तब रामानुजन अपना रिजल्ट उसके सामने रखता है, जिसको देखकर डीन की बोलती बंद। वो दंग रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। हार्डी कहता है किसी चीज का नाम है रामानुजन सर। अब रात को रामानुजन के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और तड़प रहा होता है। अगले दिन उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि रामानुजन को टीबी हुआ है। बेचारा रामानुजन एकदम से टूट जाता है। वो वापस आ रहा होता है कि बमबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि युद्ध चल रहा होता है। रामानुजन एक सेफ जगह पे चला जाता है, लेकिन वहाँ बमबारी में एक औरत मरी पड़ी होती है और उसे देखकर रामानुजन को जानकी की याद आ जाती है और वो इंडिया वापस जाना चाहता है। यहाँ इंडिया में दोस्तों जानकी रामानुजन की माँ से पूछती है कि रामानुजन का कोई खत आया या नहीं। माँ कहती है कि कोई खत नहीं आया। सुनकर वो टूट जाती और सोच लेती है कि शायद रामानुजन मुझे भूल चुका है। वो रोते हुए मंदिर जाकर वहाँ रामानुजन के लिखे हुए फॉर्मूलाज को देखती है। दूसरी ओर रामानुजन को दिखाते हैं, जो हार्डी से अपनी बीमारी की बात छुपा देता है। हार्डी उसे बताता है कि मैं इस कॉलेज की फेलोशिप के लिए तुम्हारा नाम रिकमेंड करने वाला हूँ। सुनकर रामानुजन को बड़ी खुशी होती है। हार्डी पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूलाज आते कैसे हैं। तो वो कहता है कि ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। अब अगले सीन में फेलोशिप के लिए वोटिंग होती है। हार्डी काफी टेंशन में बैठा होता है। वोटिंग के तुरंत बाद वो रामानुजन से मिलने जाता है और बताता है कि सॉरी रामानुजन, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग तुम्हें फेलोशिप देने को तैयार नहीं है। तो रामानुजन स्माइल करके कहता है कि ये तो मैं पहले से जानता था। मेरे लिए उस फेलोशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आप, जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। फिर रामानुजन अपने कमरे में सोने जाता है तो उसे बहुत ज्यादा खांसी आती है और खून भी निकलता है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में उसे फॉर्मूलाज नजर आते हैं। मतलब वो काफी डिप्रेशन में भी होता है, क्योंकि यहाँ लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे। दूसरी ओर उसे जानकी का कोई खत नहीं मिल रहा। यहाँ काम का प्रेशर, ये सारी चीजें मिलकर उसके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर कर देती हैं। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और सोल्जर्स के कैंप के बीच में जाकर एकदम से गिर जाता है। अगले दिन हार्डी रामानुजन से मिलने आता है, लेकिन उसे उसके कमरे में ना पाकर वो उस सोल्जर्स कैंप में जाकर पूछता है। तो वो बताते हैं कि हाँ, उस इंडियन की बात कर रहे हो ना आप, वो यही था। कहकर वो उसको अंदर ले जाते हैं, जहाँ एक खाली बेड होता है और उस पर जगह जगह खून लगा होता है। रामानुजन कहीं बाहर होता है। लगता है दोस्तों उसका टीबी काफी बढ़ चुका है और डॉक्टर्स ने उसको सेफ रहने के लिए कहा है, क्योंकि वो शायद बहुत दिन जी नहीं पाएगा। लेकिन रामानुजन ने ये बातें किसी को नहीं बताई थी, ना ही अपने परिवार को इस बारे में इन्फॉर्म किया। ऊपर से जानकी का कोई खत भी नहीं आया। वो बहुत ही डिप्रेस्ड होता है। फिलहाल वो एक रेलवे स्टेशन में है और वो खुद की जान लेने के इरादे से यहाँ पर आया हुआ है। अचानक एक फ्लैश आउट होता है। अगले सीन में हार्डी को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है और हार्डी तुरंत वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि रामानुजन ने जब खुद की जान लेने की कोशिश की तो वहां कुछ लोगों ने उसको बचा लिया था और इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। इतना ही नहीं, रामानुजन के लंग्स काफी कमजोर हो चुके थे। टीबी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका था। डॉक्टर जब हार्डी को ये सब बताते हैं तो हार्डी बेचारा टूट जाता है, क्योंकि उस जमाने में टीबी की क्योर के लिए उतने मेडिसिन नहीं होते थे। तो रामानुजन हार्डी से कहता है कि मुझे लगता है मेरा अंत आ गया है।
ऊपर से मेरी वाइफ का कोई भी खत नहीं आया। पता नहीं उसे मेरे खत मिल रहे हैं या नहीं। अपना लक्ष्य पाए बगैर ही मैं मरने वाला हूँ। तो हार्डी उसको हिम्मत देता है और उसकी बहुत ही अच्छी देखभाल भी करता है। रामानुजन बताता है कि आप हमेशा पूछते थे ना तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि ये मुझे भगवान का दिया हुआ वरदान ही है। इस पे हार्डी स्माइल करके कहता है कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। कहकर वो रामानुजन को एक खत देता है जो कि इंडिया से आया था और वो भी जानकी ने लिखा था। जानकी ने लिखा होता है कि मैंने आपको कई खत लिखे लेकिन एक का भी आपने जवाब नहीं भेजा, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ अपने मायके जा रही हूँ। तब जाकर रामानुजन रियलाइज करता है कि ना जानकी के खत उसे मिले ना ही उसके खत जानकी को मिले। असल में दोस्तों ये सब कुछ रामानुजन की माँ ने किया था। उन्होंने ना सिर्फ रामानुजन के खत जानकी से छुपाए बल्कि जानकी जो खत रामानुजन को लिखकर पोस्ट करने को देती थी उन्हें भी उन्होंने अपने पास छुपा कर रखा। यहाँ बेचारे रामानुजन को यकीन हो जाता है कि अब उसके पास वक्त बहुत ही कम है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो पार्टीशन थ्योरम के लिए अपने सारे फॉर्मूलाज को लिखना शुरू कर देता है और उनका प्रूफ भी तैयार करता है। अगले दिन उसकी कंडीशन काफी सीरियस हो जाती है और डॉक्टर हार्डी को बुला भेजता है। इस हालात में भी रामानुजन ने रात भर पार्टीशन फॉर्मूलाज और प्रूफ लिखकर तैयार रखे थे और वो हार्डी को वो पेपर सौंपता है। वो कहता है कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस दुनिया के लिए मेरी भेंट है। हार्डी को रामानुजन किसी मिरेकल से कम नहीं लगता कि कोई इंसान इस हालात में भी रात भर जागकर इतने फॉर्मूलाज लिख सकता है। वो सीधे डीन से मिलने जाता है और उसे रामानुजन के फॉर्मूलाज और प्रूफ दिखाता है तो डीन भी हैरान। हार्डी कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा था कि रामानुजन जैसे जीनियस को अगर हम फेलोशिप देंगे तो वो रामानुजन के लिए गर्व की बात नहीं होगी बल्कि हमारे कॉलेज की फेलोशिप के लिए गर्व की बात होगी। ना सिर्फ फेलोशिप बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो रॉयल फेलोशिप भी डिजर्व करता है। डीन कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, एक इंडियन को और रॉयल फेलोशिप, ये इम्पॉसिबल है। हार्डी कहता है कि उसके ये फॉर्मूलाज फ्यूचर में दुनिया के कई डिपार्टमेंट्स में काम आने वाले हैं। फ्यूचर के लिए वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना उसके हिसाब से तो उसके अलावा और कोई ये रॉयल फेलोशिप डिजर्व नहीं करता। अगले ही दिन हार्डी उस यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स को रामानुजन के फॉर्मूलाज, उसके थ्योरम्स, उसके प्रूफ्स वगैरह सब दिखाता है और सबकी यही राय होती है कि रामानुजन फेलोशिप डिजर्व करता है। वो लिटिल वुड को भी खत लिखता है कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। लिटिल वुड जो आर्मी में है वो भी हार्डी के कहने पर वापस आ जाता है। हार्डी ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई होती है जिसमें न सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बल्कि दुनिया भर के मैथमेटिक्स जीनियस आए होते हैं और तब हार्डी एक स्पीच देता है जिसमें वो फुल एंड फुल रामानुजन के बारे में ही बात करता है। वो बताता है कि इतने दिन तो हम रामानुजन के फॉर्मूलाज को वेरीफाई करने में लगे रहे कि वो सही है या नहीं या गलत, लेकिन उसने प्रूफ सहित अपने सारे फॉर्मूलाज लिख कर दिए हैं। उसका हर फॉर्मूला फ्यूचर में मैथमेटिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये आप सब बखूबी जानते हैं। मैंने रामानुजन से पूछा कि उसके दिमाग में ये फॉर्मूलाज आते कैसे हैं। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा अपना टैलेंट है बल्कि बहुत ही नम्रता से कहा कि ये भगवान का मुझे दिया हुआ वरदान है। आप सब जानते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन हाँ मैं रामानुजन को मानता हूँ और उस पर मुझे विश्वास है, उसके टैलेंट पर विश्वास है। मेरे हिसाब से वो मैथमेटिक्स का भगवान है और उसे मान्यता मिलनी चाहिए। और जैसा मैंने डीन से कहा था रामानुजन को फेलोशिप देकर हम रामानुजन की मर्यादा नहीं बढ़ा रहे बल्कि उसे फेलोशिप देकर हम अपने फेलोशिप की, अपने कॉलेज की मर्यादा बढ़ा रहे हैं। बस मुझे यही कहना था, अब आगे जो करना है वो आप पर छोड़ देता हूँ। कहकर हार्डी वहां से बाहर आ जाता है। अब हॉल के अंदर कई प्रोफेसर्स जो रामानुजन को पसंद नहीं करते वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि रामानुजन इतना भी बड़ा जीनियस नहीं है जैसा हार्डी कह रहा है। इनकी बातचीत के बीच लिटिल वुड स्टेज पर जाकर रामानुजन के बारे में अपनी राय बताता है और आखिर में कहता है कि रामानुजन एक जीनियस है, उसे मान्यता ना देना हम सबके लिए अपमानजनक होगा। ये कहकर वो बाहर आ जाता है और हार्डी को अंदर बुलाता है और यहाँ पर पता चलता है कि इस ट्रिनिटी कॉलेज ने रामानुजन को, एक इंडियन को, रॉयल फेलोशिप देने का फैसला लिया है। हार्डी ये खुशखबरी रामानुजन को सीधे देता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। यहाँ इंडिया में जानकी को रामानुजन का एक खत आता है जिसमें रामानुजन ने लिखा होता है कि मैंने तुम्हें कई खत लिखे थे लेकिन तुम्हारे खत से मुझे पता चला कि एक भी खत तुम्हें नहीं मिला। ये पढ़कर जानकी तुरंत अपने ससुराल जाकर रामानुजन की माँ का वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें सारे खत होते हैं। वो रोने लगती है और रामानुजन की माँ से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके जवाब में तो माँ खुद रो देती है दोस्तों और अपने पक्ष का कारण उसे बताती है। वो कहती है कि मेरा बेटा तो विदेश चला गया और अगर तुम भी वहाँ उसके पास चली गई तो फिर कभी इंडिया नहीं आएगा वो। फिर सोचो मैं बूढ़ी औरत यहाँ पर अकेली कैसे रहूंगी, मेरा और कौन है यहाँ पर। कहकर वो बहुत रोती भी है। यहाँ इंग्लैंड में रामानुजन को दिखाते हैं जो अब थोड़ा बेहतर महसूस करता है और फेलोशिप मिलने से उसके अंदर एक नया जोश भी पैदा हो जाता है और जानकी के खत भी उसको आने लग गए होते हैं। असल में दोस्तों आज ही रामानुजन को वो रॉयल फेलोशिप दिया जाने वाला है जिसके लिए हार्डी उसको लेने आता है। हार्डी ग्रास पर चल रहा होता है तो रामानुजन दूसरी ओर चल रहा होता है। हार्डी कहता है तुम यहाँ पर क्यों नहीं चल रहे, अब तुम्हें भी इस ग्रास पर चलने का हक है भाई। रामानुजन कहता है कि नहीं मैं वहाँ नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ फेलोशिप जीतने वाले लोग ही चल सकते हैं। हार्डी कहता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो मेरे दोस्त, अब तुम रॉयल फेलो हो समझे, तुम्हें इस पर चलने का पूरा पूरा हक, आ जाओ। कहकर वो रामानुजन को खींच कर ग्रास पर लेकर आता है।
दोनों मिलकर उससे एक बड़े हॉल में जाते हैं और वहाँ दुनिया भर के बेहतरीन मैथमेटिशियन और जीनियस बैठे होते हैं और वो सब रामानुजन को देखते ही उसे मान्यता देते हुए क्लैप करने लगते हैं। लिटिल वुड हाथ में एक बुक लिए वहाँ पर आता है और रामानुजन के पास जाकर कहता है कि मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन, आपको ये रॉयल फेलोशिप से सम्मानित करना न सिर्फ आपके लिए गर्व की बात है, बल्कि आपको इस कॉलेज में रॉयल फेलोशिप देकर हमें गर्व महसूस हो रहा है और शायद ये रॉयल फेलोशिप के लिए भी गर्व की बात होगी। रामानुजन का सर दोस्तों गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, बल्कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपाधि थी, जीत थी। रामानुजन जो हासिल करने आया था, यानी अपने मैथमेटिक्स को इस दुनिया की भलाई का जरिया बनाना चाहता था, वो काफी हद तक रामानुजन हासिल कर चुका था। इसीलिए वो इंडिया वापस जाने की तैयारी करता है। हार्डी आकर बड़े प्यार से उसके पीठ थपथपाते हुए कहता है, तुम्हारा अचीवमेंट वाकई में बहुत सराहनीय है, लेकिन याद रखना ठीक 1 साल के बाद तुम्हें यहाँ वापस आना है। हम दोनों मिलकर मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत कुछ करेंगे। अब अपने देश जाओ और अपने परिवार को खुश कर दो। रामानुजन भी इंग्लैंड से निकलकर इंडिया की ओर का सफर शुरू करता है। जैसे जैसे देश का बॉर्डर पास आता है, उसके मन में कई तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं कि वो फिर से अपनी वाइफ जानकी से मिलने जा रहा है, अपनी माँ को देखने जा रहा है। बहुत ही खुश होता है वो। यहाँ कट करके दोस्तों ठीक 1 साल के बाद फिर से इंग्लैंड को दिखाते हैं। हार्डी को इंडिया से एक लेटर आया होता है और हार्डी की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि रामानुजन का खत आया है, बताओ। बहुत ही उत्सुक होकर वो लेटर खोलता है और उसमें जो लिखा होता है ना, वो पढ़कर हार्डी एकदम से टूटकर बिखर जाता है। अगले सीन में ट्रिनिटी कॉलेज में हार्डी एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाता है और बताता है कि इंग्लैंड से जाने के बाद रामानुजन की सेहत और ज्यादा बिगड़ गई। उसका टीबी एडवांस्ड स्टेज पार कर गया और ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। हार्डी कहता है कि खबर जानकर मैं टूट गया था, लेकिन रामानुजन के साथ काम करने का मुझे जो मौका मिला, उसके टैलेंट को अपनी आंखों से देखने का जो मौका मिला, रामानुजन ने मैथमेटिक्स के फील्ड में जो कंट्रीब्यूट किया है वो मिरेकल से कम नहीं है। इन बातों को सोचकर मुझे लगा कि रामानुजन की मृत्यु नहीं हुई। रामानुजन कभी मर नहीं सकता, क्योंकि उसने जो काम इस कॉलेज में किया है, जो मैथमेटिक्स की दुनिया में किया है, वो कभी नहीं मिटेंगे। हमेशा रामानुजन हमारे बीच जिंदा रहेगा। इस तरह अपना स्पीच देकर हार्डी वहां से निकलता है और इसी के साथ दोस्तों द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नाम की ये मूवी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वेल एंड में रियल लाइफ रामानुजन को दिखाते हैं और बताया जाता है कि महज 32 साल की उम्र में इतना कुछ अचीव करने के बाद आखिर में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी वाइफ जानकी की मृत्यु 94 साल की उम्र में 1994 में हुई थी। रामानुजन के सारे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स और फाइंडिंग्स इंग्लैंड के उस ट्रिनिटी कॉलेज में एक ट्रेजर की तरह संजो कर रखे गए और आज भी मैथमेटिक्स में कई सारी फाइंडिंग्स रामानुजन के फॉर्मूलाज और डिस्कवरीज के आधार पर की जा रही है। आखिर में बताया जाता है कि यहाँ तक कि ब्लैक होल के बारे में हमें जो नॉलेज मिली है वो भी रामानुजन के फॉर्मूला के आधार पर ही हम जान पाए हैं। यानी कि जब तक ये दुनिया है तब तक इंसान रामानुजन के बहुत बड़े आभारी रहेंगे। इसी आखिरी मैसेज के साथ इस मूवी को समाप्त किया जाता है। लगभग 100 साल पहले की रामानुजन की लाइफ, इसमें हुई घटनाएं जरूर आपको इंस्पायर कर गई होंगी, ऐसा दोस्तों हम उम्मीद करते हैं। लगभग एक सुपर ह्यूमन थे रामानुजन। बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु होने के बावजूद इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने जो अचीव किया, आने वाले कई सेंचुरीज तक उनकी लाइफ कईयों के लिए इंस्पिरेशन जरूर बनेगी। वाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।